हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट्स। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 21 सितंबर 2023 के विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में जो प्रमुख समाचार हैं उनको विश्लेषित करेंगे और अपने जो सिलेबस के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक हम न्यूज़ के बारे में देखें तो आज जो है 3 प्रमुख न्यूज़ है। वैसे तो हर न्यूज़पेपर का जो सबसे प्रमुख न्यूज़ है जो 19 तारीख से ही क्या बल्कि 18 तारीख से ही लगातार वो चर्चा में है कि महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति बंधन योजना को अधिनियम को जो है 2023 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक बहुमत से पास किया गया है, क्योंकि 456 लोग उपस्थित थे, जिसमें से 454 वोट उनको पड़ा है पक्ष में, 2 वोट विपक्ष में पड़ा है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये टेंस टू मतलब इसको कह सकते हैं सर्वसम्मति का ये फैसला रहा है लोकसभा का राज्यसभा में। तो इस पे बहुत चर्चा हो गई है। इस पे हमने 18 तारीख को ही बता दिया था कि कैसे, बाकी जब कल में आया था तो कल कब ही इसको समझाया था अच्छे से। तो वो न्यूज़ तो हो चुकी है। उसमें जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि क्यों डेलीवेशन परिसीमन सरकार ला रही है, क्यों अभी से नहीं आ रही है, तो उसमें जो गृह मंत्री ने तर्क दिया था, जैसे मैंने कहा था ना कि कोई मामला ऐसा ना हो कि कोर्ट में जाए, अभी भी जाएगा, लेकिन जब सरकार परिसीमन कौन करेगा, तो परिसीमन आयोग ही करता है, तो इसलिए उसको किया गया था। तो इसलिए सरकार या उस तरह की जो व्यवस्था की जाती है कि कानून ऐसा बनाया जाता है जो उसको न्यायालय में या इस तरह की जो न्यायिक कसौटी है या जो वैधानिक कसौटी है उस पर उसको मतलब खरा उतरा जा सके। सिर्फ आप यूं ही बना के आप इस तरह की नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो देश को। अब राज्यसभा से भी उम्मीद है, चूँकि सारे दल एक साथ हैं तो इसलिए ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और सारी हर्डल को पार करके ये एक जो 21वीं सदी या आप कह सकते हैं जो अमृतकाल में भारत है 2047 के लिए जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका में उल्लेखनीय इजाफा होगा और उसका सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ तक आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें एक तीनों मामले एक तरह से देख सकते हैं कि ये आपका जो है ना पॉलिटिकल नेचर का ही है, लेकिन जैसे पहले 2 मामले तो पॉलिटिकल नेचर के ही हैं। तीसरा मामला भी जो है कनाडा वाला बहुत कल से ही चर्चा है, बहुत दिन से है, तो भी डिप्लोमेसी पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस का मामला है, वो हमारे आतंकवाद का भी मामला है, तो उसको लेकर भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, जहाँ तक पहले मामले का है, सांसदों एवं विधायकों को रिश्वतखोरी के मामले में जो छूट वाले हैं, एक्चुअल में 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक संविधान पीठ ने जो शिबू सोरेन मामला जिसे बोलते हैं या नरसिंहा राव पीवी नरसिंहा राव वाला मामला बोलते हैं, जिसमें घूस लेके मत देने की बात थी, और उसमें जब उस पर कार्रवाई की बात हुई तो उसका जो उसमें जो मामला लिया गया था संसद सदस्यों द्वारा, वो अपने संसदीय विशेषाधिकार का अनुच्छेद 105 का मामला लिया गया था, और उसी तरह से राज्य के लिए जो है 194(2) उसमें ये कहा गया है कि संसद में अपनी किसी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी किसी कार्रवाई के लिए किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों कहा गया है, मतलब वो संविधान में वो व्यवस्था क्यों है, क्या मामला था, कैसे है, अब का क्या मामला है, इसको हम डिटेल में जब हमें समझना होगा अभी आगे हम समझेंगे। दूसरा है संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों का क्या अर्थ है और वे प्रस्तावना का हिस्सा कैसे बने। ये अक्सर चर्चा में 4-6 महीने साल भर में ये चर्चा में आ जाता है। अभी क्यों चर्चा में आया, क्योंकि अभी जो लोकसभा में नेता कह सकते हैं सबसे बड़े विरोधी दल के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि उनको जो 19 सितंबर को जो संविधान की प्रति मिली थी उसमें उसके उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द है वो नहीं जोड़ा गया था। उसके साथ उन्होंने फिर बाद में कहा कि उसके साथ एक अलग से मिला था, तो उसके पीछे सरकार का कहना है कि जो वो संविधान उस दिन दिया जा रहा था वो मूल संविधान की प्रति थी, इसलिए जो है
उसको उसमें मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में था, तो उसके साथ एनेक्सर भी दिया गया था। तो वो तो वही चलिए एक आप कह सकते हैं कानूनी और तकनीकी पहलू। इसमें क्या क्या मामला है, क्यों जोड़ा गया, क्या क्या इसको लेकर समस्याएं रहती है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मामला है भारत द्वारा कनाडा में बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें ये कहा गया है कि वहाँ की सरकार जो है वहाँ भारत में जो भारतीय लोग हैं उनके लिए माहौल अभी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो घृणित हिंसा है ना, हेट क्राइम फैलाने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार का उसको मौन समर्थन या सरकार समर्थित हो गए हैं, सरकार का उनको प्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। इसलिए आपको वहाँ जाने से बचना चाहिए, या रहें तो कॉन्शियस रहें, हमारे दूतावासों और जो उच्चायोग हैं उनसे संपर्क में रहें। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी डिप्लोमेसी में एक बहुत ही तल्ख बात होती है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती रहती है, लेकिन ट्रैवल एडवाइजरी की जो शर्त है, जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो काफ़ी कूटनीतिक मायने रखते हैं। तो थोड़ा सा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले न्यूज़ के क्रम में देखते हैं, सांसदों एवं विधायकों को रिश्वतखोरी के मामले में छूट पाने वाले आदेश पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअल में अभी जो मामला आया है वो है सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं उनकी भाभी हैं, उन पर एक आरोप लगा है, बहुत पहले का है, करीब 10 साल पहले का है, कि राज्यसभा में मतदान करने के लिए उन्होंने पैसा लिया था। ठीक है, जब सीबीआई उन पे मुकदमा दर्ज करने आई तो वो झारखंड हाई कोर्ट में गई और उन्होंने दायर किया कि उनको जो संविधान के अनुच्छेद जो उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं उसके तहत उन्हें छूट प्राप्त है संविधान में किसी तरह, चूँकि मत देना भी राज्यसभा का एक तरह से विधायी ही कार्य माना जाएगा, इसके लिए उनको छूट प्राप्त है। और हवाला दिया था वो 5 जो सदस्यीय संविधान पीठ का जजमेंट था 1998 का, तो उनका खारिज हो गया था उनको। लेकिन वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों मतलब मामला फिर 3 जज में गया। 3 जज में जो भारत के पूर्व सीजीआई रह चुके थे, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसको 5 जजों के संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया था, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे। उन्होंने देखा और उन्होंने, जैसे होता क्या है, जैसे 5 जजों के संविधान पीठ का मामला, जैसे 3 जजों का संविधान पीठ 3 जजों की पीठ देख रही थी, अगर उस मामले को वो ओके कर देती कि नहीं ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर उसको लगा कि नहीं इसमें कोई परिवर्तन करना है तो ये फिर संविधान पीठ के पास गया कि संवैधानिक मामला है ना, एक संविधान में लिखी हुई बात है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने व्याख्या की है, उस व्याख्या को न्यायपालिका मानने के लिए बाध्य है। हाँ, उसको बदलने के लिए फिर संविधान पीठ का ही गठन किया जाएगा। तो 5 जजों की संविधान पीठ बनी कि वो देख ले कि ये सही है या गलत है। तो जो 5 जजों की संविधान पीठ थी, इसने ये माना कि नहीं, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, इसलिए अब इसका इस जो 5 जजों की संविधान पीठ है इसको लार्जर बेंच में, अब 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला 5 जज नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए उससे बड़ी जज, तो 7 जजों के संविधान पीठ में बनाई जाएगी। उसमें ये मामला पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा। अब वो इसको एज इट इज़ मान भी सकते हैं या इसको अस्वीकृत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा दिया गया, क्या किया गया, जैसे जो हमारे सीजीआई ने कहा कि वो जो मामला है, जो छूट दी हुई है संसदों के लिए, जो विशेषाधिकार है, वो संसदीय प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए, निडरतापूर्वक भाग लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि संसद सदस्य या विधायिका के सदस्य, जो लेजिस्लेचर के मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वो संसद और राज्य विधानसभा दोनों के हो सकते हैं, अपनी बातें निडरतापूर्वक रख सकें या जो कार्रवाई है उसमें भाग ले सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेष रक्षोपाय दिए गए हैं। लेकिन क्या ये रक्षोपाय उनके ऐसे कार्यों के लिए जो विधायी कार्य, जो विधायिका के सदस्य के रूप में उनके लिए है, जो यानी जो विधायिका के सदस्य के रूप में उनसे कही जाती है, उससे भिन्न कार्यों के लिए भी क्या रक्षोपाय दे सकता है? क्या संसद या विधायिका के सदस्य को अलग से कोई, जो हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है, उससे अलग क्या कोई मूल अधिकार दिया जा सकता है? तो इस तरह की प्रश्नों पर जो कह सकते हैं कि आप नैतिकता वाला, जब कहते हैं ना कि सारे मूल्य जब आते हैं तो देखा जाता है कि नैतिकता का, कि क्या हम अपने संसद सदस्यों को
जिनके हम प्रतिनिधि हैं। अगर हम संसद सदस्य हैं तो हम प्रतिनिधि जनता के हैं। तो जो जनता के लिए जो अधिकार है, क्या उससे ज़्यादा अधिकार हमें मिलेंगे एक आम नागरिक के रूप में? एक संसद सदस्य के रूप में तो पता चलता है कि भाई वहाँ पे हम जनता की बात रख सकें, इसके लिए हम पे कोई कोरेसिव एक्शन ना हो, निडरतापूर्वक रख सकें, खुल के अपनी बात कह सकें लोकतंत्र में, इसलिए हमें वहाँ पे पर्याप्त रक्षोपाय दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सदन में वोट के बदले नोट के मामले में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से जो फैसला आया था उसको फिर से कर दिया। ये संविधान पीठ का 1998 में जो पीवी नरसिम्हा राव मामले के तहत जो कहा गया था कि संविधान में अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को इस तरह की छूट दी गई है। ठीक है, वो मामला ये था कि बड़ा, आप सुनेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि सरकार गिरने वाली थी और सरकार बचाने के लिए पैसे दिए गए थे, ये बात तय था। उसमें कुछ सांसदों ने पैसा लेके मत दिया था और कुछ सांसदों ने उस प्रक्रिया में भाग तो लिया था लेकिन मतदान नहीं किया था। तो जिन सांसदों ने मतदान नहीं किया वो तो कार्रवाई में के जद में आ गए, लेकिन जिन सांसदों ने पैसा लेके मतदान कर दिया वो कार्रवाई से बच गए। अब इसके पीछे जो वजह बताई गई वो ये है कि संसद वो पैसा लिए लेकिन मतदान नहीं किए, यानी आपका जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं विधायी कार्यों से मुक्त था, इसलिए वो कार्रवाई हो गई। क्योंकि सामान्य आदमी अगर घुस लेगा, कोई भी घुस लेगा, या जो आप आम आदमी से जो भी घुस लेना एक कानूनन जुर्म है। किसके लिए? जो पब्लिक डिग्निटरीज हैं। ठीक है, हमारे लिए जो कानूनन जुर्म है, मगर हम तोड़ेंगे तो हमारे लिए सजा है। तो उसी तरह से संसद विधायक का वो एक घुस ले रहे थे, वो एक क्या है, क्राइम है। लेकिन उन्होंने चूंकि मतदान कर दिया तो उन्होंने एक विधायी प्रक्रिया में भाग ले लिया उस कार्य का, तो उस कार्य के परिणाम चूंकि विधायी थे इसलिए उस पर न्यायालय ने जाने से रोक लगा दिया कि नहीं, हम ठीक है, उनको अधिकार मिले हुए हैं इस मामले में। और ये फैसला 3-2 के आया था। लेकिन उसके पीछे जो न्यायपालिका ने जो ऐसा रखा, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें प्रोसेस को ये देख के कि कहीं ये और बड़ी चीज़ों के लिए न बढ़ जाए, और जो न्यायपालिका है वो भी कानूनी, या कह सकते हैं जो कानून के उस तरह की जो चीज़ें हैं या उस जो सामान्य सी या जो इस तरह के गैर टकराव वाले रास्ते को चुन के उसने मामले को देखा। लेकिन फिर वही बात, उसी तरह का फिर मामला आ गया, और इस तरह के मामले को अब जब सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के समझ गया है, तो सीजीआई का कहना है कि क्या हम विचार नहीं कर सकते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो उस पुराने बेंच के मामले हैं उसको तो यहाँ पे रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। यानी वो चाह रहे थे कि उस पर मामला डिस्कस ना हो, वो एक तय सिद्धांत है कि है तो है। लेकिन सीजीआई ने कहा कि क्या जो है संविधान के तहत जो राजनीति में नैतिकता लाने के लिए अगर कोई व्यवस्था लगती है कि वो गलत है, तो क्या उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने कानूनों को इस तरह से नहीं बना सकते हैं कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता बढ़े? क्या जो एक जो प्रावधान है संविधान का कि जो हमारे राज्य के विधायिका और जो संसद के सदस्यों को अधिकार देता है कि वो स्वतंत्र होकर अपनी बात, निष्पक्ष होकर, निडर होकर अपनी बात संसद में रख सकें, लोगों की मांगों को उठा सकें, सरकार से प्रश्न पूछ सकें, है ना, वो या उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सके, उसका प्रयोग जो संसद सदस्य या विधायिका के सदस्य गैर विधायी कार्यों के लिए करते हैं, क्या उसमें भी उनको संरक्षण दिया जा सकता है? जैसे सपोज दैट कि संसद किसी कार्रवाई में संसद सदस्य जो भी बोलते हैं या जो भी करते हैं उसके लिए न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता है। अगर उनके द्वारा संसद में ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की गई हो या कुछ ऐसा कहा गया हो जो, हालांकि देखिए इस पे भी रोक है, हमारे जो संविधान में ही ये रोक है कुछ चीज़ें कि संसद या विधानसभा अपने लिए कानून बना के रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। दूसरे किसी भी कोर्ट के जजेस के आचरण का वहाँ पे चर्चा नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मामला जैसे उस जज के हटाने को, रिमूवल को लेकर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मतलब जुडिशरी के आप आलोचना को वहाँ से बचाया गया है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है।
लेकिन यहाँ पे उससे बड़ा मामला ले रहे हैं कि एक हम संसद सदस्य हैं तो हमारे कुछ संसदीय कार्य हैं, एक विधायिका के सदस्य रूप में हमारे कार्य होंगे और एक व्यक्तिगत हमारे कुछ कार्य होंगे। कई बार वो कार्य एक जैसे, जैसे जो हम भ्रष्टाचार करते हैं, वो हमारे भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं और वो इसलिए करते हैं, हमें व्यक्तिगत फायदा इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम जो अपना ऑफिशियल पोजीशन है उसमें हम कोई पक्ष या विपक्ष, फेवर या अनफेवर कर सके। यही तो है जो प्रशासन है, शासन में भ्रष्टाचार, कि हमको व्यक्तिगत लाभ मिलता है और हम उस व्यक्तिगत लाभ के एवज में शासन प्रशासन में अपना जो कार्य है या तो किसी का फेवर करते हैं या किसी के साथ अच्छा करते हैं या किसी के बुरा करने के लिए ही मिलता है। ठीक है, यानी ये अजीब सी स्थिति, ये कहीं ना कहीं जो पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस है, पर्सनल नैतिकता और प्रोफेशनल नैतिकता को इसमें घालमेल करने वाली बात है कि एक व्यक्ति, जैसे इथिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि पर्सनल इथिक्स है और प्रोफेशनल इथिक्स है। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए, हमें पैसा मिलता है व्यक्तिगत उसको लाभ के लिए, उसका हम आप वो पैसा लेके, ऐसा तो नहीं है कि हम सरकार के कोष में जमा कर देते हैं, उसका हित हमारा अपना व्यक्तिगत होता है। और हमें क्यों मिलता है, कोई व्यक्तिगत काम करने के लिए नहीं, हमें कोई ना कोई जो प्रोफेशनल वर्क है, जो हमारी प्रोफेशनल या जो कह सकते हैं व्यावसायिक, या जो हम कह रहे हैं जैसे संसद सदस्य हैं तो विधायी कार्य है या प्रशासन से जुड़े कार्य है, उसमें हमसे कुछ करने की या न करने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रे एरिया है इसमें क्या किया जाए, जो ओपन है कि हाँ चलो भाई संसद एकदम विधायी कार्य कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन जो ग्रे एरिया है उसके लिए क्या करेंगे। तो हमारे सीजीआई कहना है कि जो राजनीतिक नैतिकता के लिए कि अब इन चीज़ पर पुनर्विचार किया जाए, इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे देखिए वो खुद भी कहते हैं ये बात, क्या कहता है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने पूर्व के फैसले को पुनर्विचार करने का निर्णय क्यों लिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि ये थोड़ा पढ़ेंगे, यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायिका सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या वो तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। 1998 का नरसिंहा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से फैसले से छूट देता है। इस पर दोबारा विचार किया जाएगा कि जो अपने कार्य को, यानी अगर आपको मत देने का अधिकार है और मत देने के लिए आप पैसा लेकर मत दें, या प्रश्न पूछने का अधिकार है, कई मामले आए थे कि संसद सदस्य पैसा लेके प्रश्न पूछ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को क्या आप संसदीय विशेषाधिकार के तहत रक्षोपाय करना क्या संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो न्यायपालिका व्याख्या करेगी वो कैसे, किस आधारों पे करेगी। जो संविधान में लिखित शब्द हैं, जैसे न्यायपालिका कहते हैं संविधान में लिखित शब्द हैं और उसमें भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी उसकी से प्याज की छिलके उतारना नहीं है, उसकी व्यापक संदर्भों में व्याख्या करने की बात हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है वर्तमान वो कह रही है। ठीक है, सीजीआई देखिए क्या कह रहे हैं। सीजीआई ने कहा संविधान के 105(2) और 194(2) ये आपके संसद के लिए है और ये राज्य विधानसभा के लिए। ठीक है, सेम अधिकार, अलग अलग उसमें है लेकिन है सेम चीज। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है, प्रथम दृष्टया विधायिका के सदस्यों को परिणामों के डर के बिना सदन के पटल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सदन की कार्रवाई में भाग लेने हेतु किया जाता है। इसका उद्देश्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से प्रतिरक्षा प्रदान करना नहीं लगता है या नहीं, अब वो तो तय करेगा, लेकिन इनका मानना है कि ऐसा नहीं लगता है, जो संसद के सदस्य के रूप में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है। यानी जो संसद सदस्य के रूप के अलग उन्होंने अगर ऐसा कोई कृत्य किया है तो उसको रोकने का नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपको बोलने की जो स्वतंत्रता है वह हर व्यक्ति को अनुच्छेद 1A के तहत प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 1A 19 अनुच्छेद 19(1)A, आर्टिकल 19(1)A के तहत ही हर व्यक्ति को प्राप्त है। उससे अतिरिक्त कहीं से भी, जैसे देखिए अनुच्छेद 19(1)A अभिव्यक्ति की आज स्वतंत्रता, यह व्यक्तिगत अधिकार है, हर व्यक्ति को मिला हुआ है, इवन दैट प्रेस को भी इसी से मिला हुआ है। इससे अलग संसद सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों को 105(2) और 194(2) के तहत मिला है, लेकिन वो मिला है सिर्फ संसदीय या विधायी कार्य का।
क्या उसको व्यक्तिगत कार्य, यानी जो व्यक्तिगत आप कैपेसिटी में है तो एक सामान्य नागरिक हैं, तो सामान्य नागरिक के लिए ये मिला है, इससे भी अलग मिल रहा है। अगर अलग मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो समानता का जो सिद्धांत है, जो मूल अधिकार है आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन है। तो इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करने वाली है। वर्तमान मामला क्या है? ये मामला जो है सीता सोरेन जो हैं, वो भारत संघ की जो यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाभी हैं, वो राज्यसभा के सदस्य के किसी चुनाव में मतदान के लिए उन्होंने पैसा लिया था और उन पर जो है ये मामला बना था। तो वो झारखंड हाई कोर्ट में गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने उनको इस आधार पे, चूंकि ये हाई कोर्ट के पास तो अथॉरिटी नहीं है कि वो संविधान पीठ के किसी फैसले को मान दे, वो सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ का फैसला होता है सामान, उस पर से बधा हुआ होता है। लेकिन जब संविधान पीठ का मामला है तो फिर वो वहाँ से उसको देना ही था वो फैसला। फिर सुप्रीम कोर्ट में आई, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की अथॉरिटी है 5 जजों के ऊपर की। तो 5 जजों की बेंच ने ये कहा कि नहीं, हम इसको 7 जजों की बेंच में करेंगे और इस पर पुनर्विचार होगा। अभी ये नहीं है कि ये खत्म हो गया, लेकिन हाँ, इससे जो 5 जजों की बेंच है वो सहमत नहीं है। इसका मतलब अब इस पर विचार किया जाएगा। अब उस कोर्ट में जो मामला आएगा वो हम लोगों के सामने जब आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज ये है कि 5 जजों की संविधान पीठ अपने पुराने फैसले को पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गई है। उसके पीछे कारण बता रही है, उसके पीछे कारण जो अभी पीछे बताया गया है वही है। ठीक है। जहाँ तक संविधान का अनुच्छेद 105, 194 की बात है, ये कहता है कि संसद का कोई भी सदस्य संसद के सदनों या उसकी किसी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। ये एक तरह से कहा जाता है संसदीय विशेषाधिकार। उसको कुछ निर्बंधन है, जैसे कि कोर्ट के किसी मतलब न्यायपालिका के किसी सदस्य के बारे में नहीं चर्चा करेगा, या जो विधायिका अपने लिए बंधान बनाएगी उसके अंतर्गत। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न होता है कि अब यही व्याख्या है कि क्या इसी की व्याख्या आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई संसद सदस्य है, वो किसी व्यक्तिगत कार्य में भी कोई पैसा लेके कोई प्रश्न पूछ रहा है, पैसा लेके कोई विधायी कार्य कर रहा है, यानी व्यक्तिगत लाभ ले रहा है और कार्य वो करने जा रहा है विधायी टाइप का दिखा रहा है, तो क्या उसे बचाया जा सकता है? ठीक है। अगर संसद के बाहर कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कोई संसद सदस्य है, वो किसी से मारपीट कर रहा है संसद के बाहर या कुछ कर रहा है, तब तो वो एक आम नागरिक के रूप है, यानी संसद के बाहर अगर कुछ बोल रहा है तो उसके लिए वो खुद लायबल है। लेकिन संसद के अंदर यानी व्यक्तिगत लाभ बाहर से ले रहा है, उसका व्यक्तिगत हित है और वो कार्य कर रहा है सार्वजनिक, इस तरह से प्रभावित कर रहा है। जैसे मामला था ना कि पैसा भले लिए लेकिन इन्होंने मत दे दिया, तो मत देना संसदीय कार्य है, तो इसलिए उसको छूट मिल गई थी पीवी नरसिम्हा राव मामले में। जिन्होंने मत नहीं दिया था वो व्यक्तिगत दायरे में आ गए थे। इसी को यहाँ पे हल करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो अब ये देखिए जो बातें ये है, इसको न्यायपालिका छोड़ भी सकती थी, जैसा कि सब लोगों ने कह रहा था, लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चाह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, एक संवैधानिक पीठ की जिम्मेदारी होती है कि उसके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था या जो भारतीय संसदीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें किसी हमारे कोर्ट के भी किसी फैसले की वजह से अगर कोई विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं तो उसको दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, और कहे कि अभी नहीं तो कब, क्या हम कोई और बड़े मुद्दे को आने के लिए प्रतीक्षा करें। तो ये बताता है कि लीडरशिप की आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी पूर्व की गलती, जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ अगर उसको लगता है कि उसके फैसले गलत है तो उसको बदलने के बारे में भी सोचना चाहिए। और हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं ये तो अपने पिताजी के ही कई फैसले को पलट चुके हैं। तो ये समय के साथ अब ऐसा नहीं है कि वो जब लिया गया हो गया उस समय जो तर्क रहेंगे, उस समय जो तथ्य रहे होंगे, उस समय जो ऑब्जर्वेशन रहा होगा, आज की परिस्थितियां हो सकता है जैसे एक बार कोई मामला आता है तो होता है कि चलो यार न्यायिक जो है संसदीय और न्यायिक पक्ष अलग अलग हैं, उसमें घालमेल, लेकिन बार बार उसी को हवाला देते हुए अगर इस तरह की क्रियाएं होनी शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं तो एनफ इज एनफ कहना पड़ता है। ठीक है। तो उसी तरफ से आगे बढ़ रहा। अब बाकी क्या होगा हमें नहीं पता, जब होगा तब हम फिर आपको सामने आएंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला न्यूज़ जो है, अगला न्यूज़ देखिए, ये है अधीर रंजन चौधरी जी। इन्होंने ये संविधान सभी को 19 सितंबर को जब वहाँ से पुरानी बिल्डिंग से
जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है संविधान भवन के रूप में, ठीक है। तो वहाँ से जब वो लोग निकल के नए संसद भवन की तरफ जा रहे थे तो सभी को एक प्रतीकात्मक, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं दिया जाता। जब कोई वहाँ से अंतिम सम्मेलन या विदाई होती है तो प्रतीक चिन्ह के रूप में संविधान की प्रतियाँ दी गई थी, जो ओरिजिनल संविधान है उसकी प्रतियाँ थी, उसकी कॉपीज दी गई थी। तो ओरिजिनल संविधान में कहीं ना कहीं उद्देशिका में कुछ वर्ड बाद में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अधीर रंजन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो संविधान मिला है उसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं है। देखिए, आप कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द सेकुलर, इंग्लिश में शब्द है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, हिंदी में जो है, जो आम किताबों में कहीं कहीं मिल जाता है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। समाजवादी को तो लेकर कोई समस्या नहीं, लेकिन उसको धर्मनिरपेक्ष कह दिया जाता है, जबकि हमारे संविधान में जो बात कही गई है वो पंथनिरपेक्ष की कही गई है। मैं ये क्यों कहता हूँ कि हमारे एक मित्र के साथ जो है, जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी के यूपीएससी के अपने इंटरव्यू बोर्ड में उनके द्वारा धर्म, ऐसे पंथनिरपेक्ष की जगह, वो हिंदी मीडियम के थे, धर्मनिरपेक्ष के जगह पंथनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द कह दिया गया था। तो बोर्ड के चेयरमैन ने तुरंत टोका और कहा कि संविधान से खिलवाड़ नहीं। ये उनका जो उस समय यूपीएससी के मेंबर ही बोर्ड मेंबर होते हैं, बोर्ड चेयरमैन होते हैं, उनका स्टेटमेंट है। यूपीएससी के सभी लोगों के लिए मान लीजिए कि वो इतना महत्व रखता है कि संविधान में जो बातें कही गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसकी देख रहे हैं सामान्य से चीज़ों की कितनी गहराई तक व्याख्या हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें लिखी गई हैं हमें उन्हीं को कहना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में बहुत अंतर है। ये बहुत सारे आपको डिबेट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। हम यहाँ पे जीएस में हमें जो है कि सेकुलर का अर्थ जो है, जो संविधान में किया गया है, वो पंथनिरपेक्ष है, तो हमें पंथनिरपेक्ष ही करना है, ठीक है। तो ये है कि इस प्रस्तावना में क्या है, पहले की प्रस्तावना में संदर्भ है, तो इसमें फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एक अलग से उनको दिया गया फिर कि नहीं ये बाद में जोड़ा गया है डिस्क्लेमर। तो वो कह गए लेकिन हमको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। वो चलो दूसरी बात होती है। ये तो हुआ सिर्फ संदर्भ ने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया कि फिर वही है कि यार क्या है उद्देशिका और क्यों इस मुद्दे को लेके इतना हाय तौबा होता रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार होता रहा है। तो वही है कि सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना क्या है हम समझेंगे, और तो फिर जो है उसमें जो पहली प्रस्तावना है, जब ओल्ड, मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि ओरिजिनल तो नहीं, ओरिजिनल तो सभी ओरिजिनल है, लेकिन 1950 में जब उसे लाया गया था तब उसमें क्या शब्द था, ठीक है। ओल्ड मॉडल, मतलब ओल्ड स्कूल, नई वाली नहीं, नए में तो जुड़ गया है, ठीक है। जो और उसको ओरिजिनल, दोनों ओरिजिनल हैं, बस ये है कि चेंज होने के पहले उसमें क्या था, उसमें जो जोड़े गए शब्द हैं उसके पहले वो क्या था, और इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कैसे जोड़े गए, उनके बारे में, जैसे पंथनिरपेक्ष शब्द के बारे में और शब्द के बारे में जो है क्या कहता है संविधान, समाजवाद के बारे में क्या कहता है, ठीक है। तो इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। संदर्भ में आप समझ ही रहे हैं कि जो है अभी अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बताई दिए कि उन्होंने ये बात मुद्दा उठाया था, क्योंकि इसे जो जोड़ा गया, जो दो मूल शब्द जोड़े गए हैं वो प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो भारत को एक पंथनिरपेक्ष देश के रूप में वर्णित करने पर पिछले 4 दशकों में गहन बहस हुई है। आलोचक जो इसके जो आलोचना करते हैं कि इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वो दावा करते हैं कि ये थोपे गए शब्द हैं और छद्म पंथनिरपेक्षा या स्यूडो सेकुलरिज्म को बढ़ाते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म का वो कहते हैं जो अर्थ है वो चीज़ें यहाँ नहीं अपनाई गई है, उसकी जगह स्यूडो सेकुलरिज्म या वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को मंजूरी देता है। यानी जो इसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये जो पंथनिरपेक्षता हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़ी गई है, ये पहले ऐसा नहीं था। इसको जोड़ने के पीछे वजह सिर्फ ये है क्योंकि वो स्यूडो सेकुलरिज्म या वोट बैंक की राजनीति या अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का भाव है, ठीक है। तो ये आलोचक आलोचना लगाते हैं, क्या मामला है। अब जरा हम समझते हैं कि उद्देशिका के जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका प्रियम्बल वो क्या होती है। देखिए, प्रत्येक संविधान का जो होता है, आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे या
आप जो है आप देखते होंगे, जब मैं कोई आर्टिकल या कोई न्यूज़ पढ़ा रहा होता हूँ तो उसके पहले शॉर्ट में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। वही एक तरह से देखिए प्रियम्बल होता है, जो उसकी मूल चीज़ें होती हैं वो शुरू में बता दी जाती हैं। तो ऐसे ही जब हमारा संविधान वैसे एक जीवंत दस्तावेज है, लेकिन वो एक रिटन फॉर्म में भी है, और रिटन फॉर्म में होने के कारण उसमें जो उस संविधान निर्माताओं ने उस संविधान की पुस्तक के द्वारा जो कुछ हासिल करना है या जो उनका मूल उद्देश्य है, ताकि जो हम संविधान को गहराई से पढ़ें उसके पहले हमें जो जानना है वो बहुत संक्षिप्त में उसके फिलॉसफी, संविधान के दर्शन के रूप में, संविधान के आदर्शों के रूप में, संविधान के जो मूल तत्वों के रूप में हमें पहले ही पता चल जाए, ताकि अगर हम पूरे संविधान न भी पढ़ पाएँ, अगर हम सिर्फ संविधान को दर्शन को पढ़ना हो, संविधान के मूल को जानना हो, तो केवल उद्देशिका पढ़ लें और हमारा काम चल जाए, मोटे मोटे समझ जाएं कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। जैसे अब इस जो हमने अभी शुरू में बताते हैं उससे जान के आप समझ जाते होंगे कि आगे सर ये डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी उद्देशिका में वो चीज़ें पढ़ के समझ के हम जान जाते हैं कि आगे क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो ज़रा देखें इसमें क्या है। ये देखिए, पहली बात कि ये जो बात है ये 1950 में संविधान जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसका है। आज इसमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं, ये मैं ओरिजिनल जो पुराना वाला है वो कर रहा हूँ क्योंकि समझ सकें कि इसमें जोड़ा क्या गया है। तो उसमें है, आप लोग सबको याद होगा, याद हम लोग को भी होता है कि भारत के लोग, हम, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये बताता है कि हम संविधान के क्या हैं, स्रोत हैं, क्योंकि हम ही इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि हम भारत के लोग ही संविधान के स्रोत हैं, हम ही ने संविधान बनाया है, हम ही ने संविधान को अंगीकृत किया है और हम ही ने संविधान को आत्मर्पित किया है। यानी जब हमने ही खुद पर अपने पर संविधान आत्मर्पित कर दिया है तो एक व्यक्ति के, एक नागरिक के नाते हर भारतीय का, हर इंडियन का ये दायित्व बन जाता है कि वो संविधान को माने। क्यों? क्योंकि ये संविधान हमने स्वयं को स्वीकार किया है। समझ रहे हैं? ये कोई बाहर से थोपी हुई बात नहीं है, ये हमारी उद्देशिका बताती है। ये तो इधर के लाइन से इधर से लाइन। अब भारत कैसा होगा, हमारा देश भारत कैसा होगा, भारत, या इसमें तो इंडिया शब्द किया है लेकिन हिंदी अनुवाद भारत है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये ओल्ड में था कि एक सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा। जो राज्य की व्यवस्था होगी वो सॉवरन होगी, यानी वो किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होगी, लोकतांत्रिक होगी, यानी जो प्रक्रिया डेमोक्रेटिक होगी हमारे यहाँ, और गणराज्य होगी। ठीक, और बनाने के लिए इसको बनाएंगे और इसके लिए समस्त नागरिकों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। कैसा जस्टिस? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों क्षेत्रों में न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता मिलेगी, किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मिलेगी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, फेथ है, हिंदी में धर्म है, और उपासना की। ठीक है, समता मिलेगी, इक्विटी मिलेगी, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की, हर व्यक्ति को अवसर की समता मिलेगी और प्रतिष्ठा की समता मिलेगी। ठीक है, और इस सब को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। देखिए, सिर्फ समाजवाद और पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया, चूंकि पुराने वाला वर्जन है इसलिए इसमें अखंडता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मत चौंकिएगा कि सर आपने उद्देशिका को गलत पढ़ा दिया। नहीं, मैंने पहले बताया कि ये 50 में उद्देशिका की स्थिति थी, अभी उसको भी जोड़ के यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फेटर्निटी बढ़ाने, क्यों? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन से संविधान को आत्मित करते हैं, वो हुआ। लागू करने की बात 26 जनवरी से है। ठीक है, इसी 26 नवंबर से हमारा 1949 से संविधान चला, इसीलिए अब सरकार संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाती है। बाद में जो जोड़े गए शब्द हैं उनमें क्या जोड़ा गया है? इसके प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य के पहले समाजवादी,
एक शब्द ये जोड़ा गया है, और पंथ निरपेक्ष, इंग्लिश में सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये दो शब्द इसके पहले नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य के पहले, यानी अब इसको पढ़े, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और इसके साथ यहाँ पे जो एकता है इसके साथ और अखंडता, यानी जो हमारी एकता ही नहीं, यूनिटी ही नहीं, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो कि अभी 370 के बाद में चल रहा था। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, जिसको हम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बोलते हैं, उन्होंने कहा कि देश रहेगा तभी तो वो रहेगा, जो संविधान रहेगा और सब कुछ रहेगा। तो वही बात है कि हमारे देश की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको और मजबूत करने के लिए, और इंटीग्रिटी, यानी हमारे देश से अलग होने के किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बातें हैं। अब ये देखिए कि इन दोनों को अब समझ गए कि क्या था और क्या जोड़ा गया। अब इसकी व्याख्या कुछ लोग कर सकते हैं कि जो लोकतंत्र और समाजवाद है उसको लेके, अब देखिए इसकी जो आलोचना की जाती है ना, हिस्ट्री या पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो शब्द है ना, उनके आप नैरो अर्थ भी ले सकते हैं, आप ब्रॉडर अर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, जब आप नैरो अर्थ लेते हैं या कोई एक पर्टिकुलर अर्थ लेते हैं, तब आप उस चीज़ का अर्थ अलग हो जाता है। जब उसके ब्रॉडर अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे मैं जब महिला आरक्षण का 18 सितंबर वाली क्लास में आप देखिएगा, समर्थक लोग भी समानता का तर्क लेते हैं और विरोधी भी समानता का ही तर्क लेते हैं। तो कहीं ना कहीं समानता का ऐसा अर्थ हो सकता है, यानी जब व्यापक ले लेंगे तो वो अवसर की समानता आ जाएगी, यानी अवसर की समानता आ जाएगी, प्रतिष्ठा की समानता आ जाएगी। और जब नैरो लेंगे तो समानता मतलब सब धान एक 22 पसेरी, यानी जो कहावत है देहातियों में, देहात में कि सब धान 22 पसेरी, यानी सब एक समान, एक ही डंडे से सबको हाँकना। ठीक है, और एक आंख से देखना, जो एक आंख से देखना होता है वो होता है समानता सकारात्मक, यानी हम सबको, यानी उसके लिए क्या है कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको हम मदद देते हैं। जैसे माता पिता दो आंख नहीं देखते, वो एक आंख से ही सबको देखते हैं, इसलिए जो उसमें सबसे कमज़ोर होता है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसका दूसरे पक्ष लोग कहते हैं कि माता पिता दो आंख से देखते हैं, ऐसा नहीं, माता पिता हमेशा एक आंख से देखते हैं। ये कुछ हिंदी के मुहावरे हैं, इसके इस तरह के अर्थ होते हैं। ठीक है, अगला है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कैसे आए। जहाँ तक समाजवादी शब्द की बात है, इसे इंदिरा गांधी जी ने लाया क्योंकि उसके पहले ही उन्होंने बहुत सारे काम कर रहे थे। और देखिए जो भारत का राजनीतिक नेतृत्व था वो, या जो सामान्य तौर से जो है, जो हम कहीं शोषित और वो व्यवस्था रहती है, जो उसके जो शोषण होती है उसके तरफ जो है, जो लड़ाई किए हुए होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं समानता का भाव, इस तरह का भाव आ जाता है, या सबके विकास का भाव हम सब में, आप में भी है। ठीक है, और जब गरीबी हटाओ या उसके लिए उपकरण के रूप में जो नेशनलाइजेशन आदि चीज़ों की जाने लगी, तो इंदिरा जी का या उसके पहले नेहरू जी का धीरे धीरे ये प्रयास तो भारत में था ही, किधर कि हम राज्य के केंद्र होके, राज्य को केंद्र में रख के जो है लोगों का आर्थिक विकास करना है, लोगों का सामाजिक विकास करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बातें पहले से ही चल रही थी। ठीक है, इंदिरा जी ने उसको समाजवाद के रूप में, समाजवादी शब्द को उसमें रखा ताकि उसको और बल दिया जा सके, या जो हमारे कहने की, जैसे पूरे संविधान में आप देखेंगे तो आप पा जाएंगे उन शब्दों को, लेकिन किताब के पहले पन्ने पे जो उसका मुख, जो कहते हैं ना, उसका दर्शन है, अगर उसमें रख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारी देश की जो व्यवस्था है वो, उसमें समाजवाद की पहलू भी है, यानी वो समाजवाद। अब इसको लेकर जब विवाद होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र और समाजवाद अलग होता है, क्योंकि जब वो मार्क्सवादी व्यवस्था को लेकर, तो मार्क्स में मार्क्सवादी जो विचारक हैं या माओ, उसके जो इसी तरह के समर्थक माओवाद के लोग हैं, वो तो लोकतंत्र को दिखावा कहते हैं और वो साम्यवादी व्यवस्था को मानते हैं। ठीक है, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये कहेंगे कि जो हमारा समाजवाद है, जिसको इंदिरा जी ने भी कहा, वो भारत का अपना समाज है कि हमें जिन क्षेत्रों में ज़रूरत होगी उन क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, उसमें नेशनलाइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके जरिए हम जो देश के संसाधन हैं उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के
उद्देश्यों, जो आम लोगों के भलाई के लिए कर सकते हैं। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ये कहीं ना कहीं प्लान्ड इकानमी, ये सोवियत संघ से, ये कहीं ना कहीं ये समाजवादी व्यवस्था का ही लक्षण था। लेकिन कभी भी हम, जैसे उसकी आलोचना की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा समाजवाद बिल्कुल अलग तरह का समाजवाद है। इसी तरह के मामले को एक कोर्ट में भी गया था, 2008 में मामला गया था समाजवाद को कि इसको हटा दिया जाए, कि वर्तमान की व्यवस्थाएं, जब हम उदारवादी व्यवस्थाएं और क्या क्या कर लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मांग करने के लिए याचिका दी गई थी। और उस समय उसके जो पीठ बनी थी 3 सदस्यीय, उसके अध्यक्ष थे भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जी। उन्होंने कहा था, के.जी. बालाकृष्णन जी, उन्होंने कहा था आप समाजवाद को कम्युनिस्टों द्वारा परिभाषित संकीर्ण अर्थ में क्यों लेते हैं? व्यापक अर्थ में इसका अर्थ नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय है, यह लोकतंत्र का एक पहलू है। जैसे जो वेलफेयर स्टेट है वो लोक कल्याणकारी राज्य, वो क्या है? जैसे आज हमने भले उदारीकृत नीतियां बना दी हैं, लेकिन हमने उदारीकृत लाया क्यों है? उदारीकृत लाया इसीलिए है क्योंकि देश के पास, यानी जो सरकारें हैं उनके पास संसाधन ऐसे आ जाएं कि उसका इस्तेमाल करके वो अपने देश में गरीबी, भुखमरी या शिक्षा आदि को उठाने की कोशिश करें। ठीक है, आज जो हम पीपीपी प्रोजेक्ट लाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो क्या लाती है? वो सोशल इश्यूज या सोशल वाली पहलू लाती है, अपनी सोशल ऑब्लिगेशन वाली पहलू लाती है। और जो निजी क्षेत्र रहती है वो क्या लाती है? वो कार्यकुशलता और लाभ वाला लाता है। तो वर्तमान की जो व्यवस्था चल रही, जो लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है, उसमें जो निजी क्षेत्र और जो नवीन उदारीकृत व्यवस्था है, उसमें जो हमारा समाजवाद है, जो उस तरह की देखते, उसमें क्या है? हमें लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है। यानी सरकार का काम क्या है? हमें लोगों की भलाई का काम करना है, लेकिन काम सबसे बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, यानी हमें उन क्षेत्रों में सरकार को काम करना है जहां पे निजी क्षेत्र न कर सके, और निजी क्षेत्र जहां बेहतर से कर सके हैं, निजी क्षेत्र को वहां पे बेहतर तरीके से छूट दी जानी चाहिए। और निजी क्षेत्र पे नियम की नियंत्रण रखना चाहिए कि वो लोगों के साथ गलत न कर सकें। और जिन लोगों की निजी क्षेत्र में जहां सुविधाएं नहीं, जैसे जो पब्लिक गुड है उसको ले नहीं पा रही हैं, उसके लिए सरकार भी प्रदान करेगा। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र देख लो, सरकार भी प्रदान करती है। और निजी क्षेत्र के साथ वो सरकार बीमा योजना, इस तरह की चीजें लाकर भी अपने कमजोर से कमजोर वर्गों को संरक्षित करती है। यानी एक तरह से ये जो व्यवस्था क्या है? सभी को स्वास्थ्य देना एक समाजवादी व्यवस्था नहीं है क्या? सरकार ने अपना बदल दिया, लेकिन इसको करने का जो तरीका हो गया वो बदल गया। तो यहीं पे कोर्ट भी कही थी कि आप संकीर्ण अर्थों में मत लीजिए कि समाजवाद का मतलब है कि सब कुछ नेशनलाइज हो जाएगा, सारा चीज जो है सरकारी कंपनियां करेंगी। ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि हमने समाजवादी समाज बनाया है और हम पूरे देश में लोक कल्याणकारी उपाय करेंगे और सभी को आगे ले जाएंगे, है ना? ये बात है। तो समाजवाद को लेकर भी उतनी समस्या नहीं है। असली समस्या आती है ये पंथ निरपेक्षवाद शब्द। ठीक है, भारत के लोग, अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो भारत के लोग अनेक आस्थाओं को मानते हैं और उनकी एकता और भाईचारा, धार्मिक मान्यताओं के अंतर के बावजूद प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता के आदर्श को स्थापित करके हासिल करने की कोशिश की गई है। संक्षेप में इसका जो अर्थ हम लेते हैं यह है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखता है और किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में कायम नहीं रखता है। देखिए, धर्म निरपेक्षता नहीं करके जो पंथ निरपेक्षता है या जो सेकुलरिज्म है, वो जब आया है, जहाँ से आया है वहाँ से उसका अर्थ जो है ना, वह धर्म का विरोधी नहीं था। लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म रिलीजन का विरोधी है। नहीं, सेकुलरिज्म थियोक्रेसी का विरोधी था, जिसे हिंदी में धर्मतंत्र बोलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते, फिलॉसफी के आप अगर विद्यार्थी होंगे और उसमें भी पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें थियोक्रेसी है। तो जो सेकुलरिज्म है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो थियोक्रेसी आ गई थी, यानी धर्म के आधार पर शासन चलता था, है ना, कहीं पोप का शासन, कहीं कुछ, उसके अगेंस्ट की अवधारणा है। ये धर्म की विरोधी नहीं है। ये बताती है कि जो सेकुलरिज्म है वह इहलौकिक, इस जीवन की बातें हैं। जो धर्म है वो जो पारलौकिक या जो धार्मिक अवधारणा है, धार्मिक मान्यताएं हैं, उस पर लागू होती है। ठीक है, तो जो सेकुलरिज्म की अवधारणा है, जो आप पंथ निरपेक्ष अवधारणा है,
वो मानती है, जो भारत में कहीं अगर सही संदर्भों में देखा जाए तो वो सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है। अगर उसकी ज़्यादा व्याख्या करें और व्यापक व्याख्या करें भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत हमेशा ही सर्वधर्म समभाव को मानने वाला समाज रहा है। ठीक है, ये भारत, ये हमने नहीं, हम आप नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल जो रिलीजियस फिलोसोफर रहे हैं या फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के जो विद्वान रहे हैं, उन सब का भी मानना है कि भारत में जो सर्वधर्म समभाव की बात है वह बहुत पहले से रही है ना, कि एकम सतम विप्रा बहुधना बहुना बदंती, एक सत्य है, बहुत लोग अलग अलग चीज़ों से करते हैं। ये धर्म के क्षेत्र में भारत में है, धर्म में कि एक ही पंथ नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष है। अलग अलग पंथ से सरकारें जो है राज्य निरपेक्ष रहेगी, सब लोग अपनी अपने अनुसार अपनी अपने पंथ को मानेंगे। हाँ, ये है कि हम तटस्थ नहीं हैं, हमें अगर लगता है कि कहीं ना कहीं वो पंथ धार्मिक कुरीतियाँ करता है या इस तरह की चीज़ें करता है जो लोगों के अधिकारों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सेफ डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। इसके लेकर भारत की जो पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है, इसको धार्मिक मानने वाले भी विरोध करते हैं और जो पंथ निरपेक्ष को मानने वाले वो भी विरोध करते हैं कि भारत का पंथ निरपेक्ष अनूठा है, जब मन करेगा तब धर्म के मामलों में कूद जाता है और जब मन करेगा तब धर्म के मामलों में से निकल जाता है। एक्चुअल में भारत का धर्म निरपेक्ष एक अनूठा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज कहते हैं ना, किसी भी देश की व्यवस्था या संविधान उस देश की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उससे अलग नहीं रह सकती है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं, जो कहीं उससे आप बैठ के अलग देख नहीं सकते हैं। आपको जब राज्य को जब ज़रूरत पड़ती है लोगों के व्यापक हितों में, तो वो अपने अनुसार वो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से धर्म को प्रभावित यानी धार्मिक मामलों में इंटरफियर करता है, करता रहेगा और करना चाहिए भी। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा राज्य को इस तरह की चीज़ों को रोकने पे नहीं रोकती है। रही बात जो लोग आलोचना करते हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ जो है स्यूडो सेकुलरिज्म या वो है, तो ये हमारे संविधान की कमियां नहीं है, ये हमारे जो राजनीतिक दलों की कमियां हैं और उसको समय के साथ साथ कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ये चीज़ें जैसे जैसे हमारा राजनीतिक समाज परिपक्व होता जाएगा, जैसे जैसे हमारे यहाँ संविधानवाद बढ़ता जाएगा, जब संविधानवाद बढ़ेगा तो ये जो पंथ निरपेक्षता है अपने शब्दों की जगह नहीं, वो हमारे मूल्यों में समाने लगेगा। तो जब हमारे मूल्यों में समाने लगेगा तो जैसे कहते हैं ना, जब सब धर्म समभाव आ जाएगा तो सभी एक रूप में दिखाई देता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक पति पत्नी थे, राजा रानी थे, जो कहानी कहती है ना कि उनको संन्यास ले लिए दोनों लोग कि चलो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, संन्यास ले लिए तो जंगल में जा रहे थे, एक जगह सोना ढेर सारा मिला, तो पत्नी पीछे रह गई थी, तो राजा उसको ज़मीन खन के उसको गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो तब तक रानी आ गई, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं मैंने लगा सोना है, इसको दफना दे, नहीं कहीं तुम्हें लालच न हो जाए। तो कह रहे हैं अभी आपको वो सोना दिख ही रहा है कि क्या? तो जब पंथ निरपेक्षता अपने सर्व समभाव के रूप में आ जाएगा ना, तो वो भेद नहीं दिखेगा। फिर वो जैसे कहते हैं ना, जब हमारी उद्देशिका हमारे मूल्य में आ जाएगा तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब हम खुद ब खुद उसके व्यापक अर्थों को, तब हम समानता के व्यापक अर्थों को समझने लगेंगे, लोकतंत्र के व्यापक अर्थों को समझने लगेंगे, तब हम अफर्मेटिव एक्शन के बारे में अपनी पर्सनल जजमेंटल नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो जो आलोचनाएं हैं वो राजनीतिक हैं, अब उसके राजनीतियों के लिए छोड़ दिया जाए। हमें जो व्याख्या करना है वो यही है कि हमारा पंथ निरपेक्ष सर्वधर्म समभाव के करीब है और वह राज्य को पर्याप्त अधिकार देता है, वो राज्य के धर्म के मामलों से तटस्थ रहने का अधिकार देता है, लेकिन उसका विरोधी नहीं है। राज्य तटस्थ है यानी विरोधी नहीं है, वो जब मर्जी चाहेगा, जब उसे ज़रूरत लगेगा कि इसको सकारात्मक ज़रूरत है व्यवस्था समाज को बनाने के लिए, तो उसमें जाएगा, वो कानून भी बनाएगा, वो रोकने की बनाएगा, वो ज़रूरत पड़ने पे सकारात्मक कार्य भी करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है। अब प्रश्न है कि क्या इस तरह के पहले ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पहले नहीं था? तो सच्चाई यह है कि पहले भी ना, भले शब्द नहीं था, लेकिन इस तरह के प्रावधान हमारे संविधान में पहले से रहे हैं। हमारे मूल अधिकारों का जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, ये धर्मनिरपेक्षता को ही पंथ निरपेक्षता को ही, या जो धार्मिक स्वतंत्रता है आप कह सकते हैं, जो विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के लोगों को जो विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, हमारी उद्देशिका के पहले में ही कहा गया। देखिए ये शब्द यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, और पहले देख लीजिए,
इसी उद्देशिका में ही कहा गया है। क्या समानता स्वतंत्रता मिल रही है? विश्वास, धर्म और उपासना की। और यही स्वतंत्रता तो पंथ निरपेक्षता भी वाले कहते हैं। पंथ निरपेक्षता की जो व्याख्या करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म की मानने की आज़ादी हो, राज्य का अगर कोई धर्म हो जाएगा तो अन्य धर्मों के साथ वो भेदभाव करने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही था, उसको अगर उसमें व्यक्त कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं वही कहते हैं ना कि जैसे आप जो चीज़ें आपकी पूरी किताब में पहले से है उसको आपने क्या लिखा, उद्देशिका या प्रीफेस या इस तरह की चीज़ों में पहले ही लिख दिया कि अगर कोई आए और एक ही पन्ना उठा के पढ़े तो हमारे पूरे संविधान को समझ जाए। तो ऐसे हमारे संविधान को समझाने के लिए ये जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी संविधान के जो भी वर्ण शब्द हैं, खासतौर से उद्देशिका के, उनका हमें नैरो अर्थ नहीं लेना है, उनका हमें व्यापक अर्थ लेना है और उनके मूल्यों को समझना है। और जिस दिन वो आपके जीवन के मूल्य बन जाएंगे उस दिन फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, न लिखने के दौरान, न पढ़ने के दौरान, न किसी भी चीज़ के दौरान। ठीक है, अगला जो है भारत द्वारा ये भारत कनाडा के संबंधों में G20 से भी आए थे तो मामला था, ये विवादित है। भारत कनाडा का जो संबंध है वो अगर हम कुछ एक मुद्दों को निकाल दिया जाए तो ठीक ठाक रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दोनों जो है व्यवस्था रहे हैं राष्ट्रमंडल के, और बहुत बड़ी आबादी भारत की, जो बहुत सारे भारतवंशी लोग जो है वहाँ रहते हैं, खासतौर से उसमें सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं, पंजाब के लोग रहते हैं। लेकिन समय समय पे कुछ मुद्दा, खासतौर से खालिस्तान का जो मुद्दा पंजाब में उठता रहा है वो मुद्दा वहाँ पे उठता रहा है। और खालिस्तान का मुद्दा आपको पता होगा कि जो है एक पंजाब और पाकिस्तान के कुछ पंजाबी हिस्सों को मिला के एक अलग राज्य बनाने की मांग थी पहले से ही। लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन टोआक के रूप में, जब वो 65 और 71 की लड़ाई बिल्कुल हार गया, उसको लगा कि वो बिल्कुल भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है, तो ISI और वहाँ के जो जनरल था उसने ये सोचा कि भारत को कई 1000 कट्स देना है। उसमें उसने अपने ISI को और इस तरह से करके कि भारत में जो है खालिस्तान के मूवमेंट को कराया, उसमें पैसे दिया और सारी चीज़ें दिया। लेकिन पंजाब की जनता का भी सहयोग नहीं मिलने के कारण और सरकार जो है बेअंत सिंह की शक्ति और जो KPS गिल का पराक्रम और ये सारी चीज़ें मिलके और हमारी जो प्रधानमंत्री थी, इन सब की शक्ति के कारण वो वहाँ से समाप्त हो गया था। लेकिन जैसे पता है कि उसकी जो बहुत सारे वो उस समय भागे हुए लोग, जब ये चल रहा था, जब ये उस समय चल रहा था 80 के दशक में, तब भी बहुत सारे लोग कनाडा में पहले से ही रहते थे, पंजाबी, तो ये लोग भी वहाँ गए थे। सिख जो है वहाँ पे वे लोग वहीं से इसको उस समय भी समर्थन मिलता था। और जो अभी के प्रधानमंत्री है, इनके पिताजी भी, यानी 40 साल पहले भी इनके पिताजी भी इसी तरह के समर्थन देते रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये समर्थन, इनके पिताजी भी यही काम करते थे और इंदिरा जी से भी उनका काफ़ी विवाद हुआ था। ठीक है, तो वो मुद्दा ही खत्म हो गया तो सब कुछ शांत बना रहा। लेकिन इधर बीच कुछ समय से फिर धीरे धीरे मुद्दा बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कि जितने भी खालिस्तान के लीडर हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एम्बेसी में दिखते हैं और उनको सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। और ये वहाँ पे उनको, जैसे पश्चिमी देशों में क्या है कि वहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई है लोगों को, तो उसका इस्तेमाल करके ये उसका भारत के विरोध में उसका इस्तेमाल करते रहे। अमूमन पहले जो है भारत इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करता रहा है। ठीक है, लेकिन अब भारत ने भी विरोध करना शुरू किया। जैसे अभी कुछ दिन पहले मामला आया था कि लंदन में जो है हमारे दूतावास के विरोध में किया गया था और वहाँ से सुरक्षा नहीं दी गई थी और इस तरह की बात की गई थी। जब उनके इंटीरियर मिनिस्टर से कहा गया तो वो कुछ इस अलग तरह की बातें कही, तो भारत ने टिट फॉर टैट करते हुए जैसे ही यहाँ के दूतावासों से सारा सुरक्षा हटाया, वैसे ही उसके तुरंत 1 घंटे 2 घंटे बाद ही वहाँ सारी सुरक्षा आ गई। तो ये मामला पहले से चला आ रहा है। अभी जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, निज्जर करके था, वो जून में उसकी वहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। ठीक है, और उस मामले में जो है कनाडा के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले अपने संसद में ये वक्तव्य देते हैं कि
उसकी हत्या में भारत के जो प्रतिनिधि एजेंट बोले हैं कि भारत के एजेंटों का हाथ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके लिए उन्होंने कोई पत्र, मतलब उन्होंने जो अभी ये भी कह रहे थे साथ साथ कि अभी जांच चल रही है। जब जांच चल रही है तो इस तरह की बात करना, कहीं ना कहीं आप जांच को प्रभावित करने की कोशिश करें। अगर जांच से आपका कोई ठोस चीज़ है तो आप उसको पहले तो भारत सरकार से रखते। चलो आप रख रहे हो कि भारत सरकार नहीं सुनी, तो आप वहीं पे रख देते अपने संसद के पटल पे ही। अगर आप कोई बात भारत के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो वहाँ पे रखते, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रखते। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी बात कह के और वो चीज़ों को कर दिया और ये मामला आगे बढ़ गया। और मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि कहीं ना कहीं यह भारत के लिए एक अवसर आ गया है खालिस्तानी मूवमेंट पे आखिरी प्रहार करने के लिए, कि अब एनफ इज़ एनफ। अभी तक क्या था कि जिन देशों में खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में या अमेरिका में या कनाडा में तो बहुत ज़्यादा, ये सब भारत के जो वर्तमान कूटनीतिक प्रदेश है उसमें बड़े जो कह सकते हैं कि जो कनाडा को छोड़ के जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और अमेरिका है, ये सब तो भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को, यानी ये बहुत क्लोज एलाई हैं, है ना। ऐसे में उनमें भारत अपनी बात कहता तो चाहता था लेकिन खुल के कह नहीं पा रहा होगा। जैसे कई होता ना, कई बहुत क्लोज मित्र होते हैं लेकिन आपसे लड़ाई कर रहे होते हैं तो आप कहना चाहते हो लेकिन खुल के कह नहीं पाते हो। लेकिन कोई मुद्दा पता चला, कोई दोस्त आप पे कोई आरोप लगा देता है, बस आपको मौका मिल जाता है अपनी भड़ास निकालने का। बस वही मिल गया भारत ने, तो भारत ने अभी भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भले आपको अजीब लगे लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो कनाडा को ही वो करेगा और भारत अपनी बातें, जैसे इसी में देखिए अभी जो चर्चा में हुआ, उसने कड़े शब्दों में सलाह दे दी यात्रा की, क्या कि भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों, यानी इसमें ये चेतावनी दी कि वहां पे जो बात कहे, अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। क्यों? क्योंकि कनाडा ने भी जारी कर दी और ये कहा कि ये जो घृणा फैलाया जा रहा है इसको वहाँ की सरकार का समर्थक है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे कह रहा था कि आप इसको काम करो, भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जो वहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है वहाँ के राज्य की सरकार द्वारा समर्थित है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी बात को कहने का, और आज ही पता चला कि भारत के वहाँ के जो दूतावास हैं वहाँ से कनाडा के लोगों को वीज़ा देना भारत के लिए भारत ने अभी सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, और ये कब आया ये घोषणा कि कुछ ही घंटों बाद है, जिसमें कहा गया था कि कनाडा ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा सलाह जारी की थी। तो अब प्रश्न है कि इस तरह की मुद्दे तो जानते हैं कि इस तरह के ट्रैवल एडवाइजरी का कूटनीतिक प्रभाव क्या होगा। बिल्कुल कूटनीतिक प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराध, यानी यह कनाडा को कहीं ना कहीं क्या बताती है, जिम्मेदार ठहराती है। अब कनाडा और भारत के रिश्ते उस आ गए हैं, और जो पश्चिमी देश है उनको भी कि या तो कनाडा को खालिस्तान पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे या फिर भारत के साथ आप मित्र भी नहीं रह सकते हैं और आप दोस्त और मित्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपको खुल के किसी ने एक पक्ष का लेना पड़ेगा। हालांकि चीन आदि जो है मुस्कुरा रहे हैं कि अब देखते हैं अमेरिका किसके तरफ खड़ा होता है। जो भी मामला हो, इसका निश्चित रूप से इस तरह की कड़े शब्दावलियाँ का प्रयोग करना, वो भी इतने जो महत्वपूर्ण देश के लिए कि भारत कनाडा के इतने पुराने संबंध हैं, ये काफ़ी बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। ठीक है, इस ट्रैवल एडवाइजरी का नॉर्मली क्या प्रभाव पड़ेगा आप कह सकते हैं। तो नॉर्मली जो भारत सरकार की ऑफिशियल विजिट होगी उस पर रोक ही है। भारत ने भी उधर से वीज़ा देना बंद किया, तो हो सकता है कनाडा ने भी इधर से वीज़ा देना, और भारत तो यही चाहता ही था। क्योंकि अभी एक वहीं के कनाडा का सिंगर जो है पंजाबी, मुंबई में कंसर्ट कर रहा था और उसने भारत का एक नक्शा दिया जिसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर उसका ऊपर का हिस्सा नहीं था। हालांकि उसका विरोध हुआ, बाद में जो कंसर्ट उसका रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं उस तरह के लोग जो आते हैं वहाँ से वीज़ा लेके एनआरआई हो गए हैं, वहाँ कनाडियन बन गए हैं, वहाँ से आते हैं और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। जबकि खालिस्तान का समर्थन करने वाले जो कनाडा में हैं वहाँ भी काफ़ी कम हैं और भारत में तो बिल्कुल ही कम हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सही है, और बाकी इससे जो सामान्य नागरिक हैं उन पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार रोक नहीं लगाई है, बस ये कही कि भाई अपने इच्छा से जाओ। तो इस पे अभी चल रहा है। मैं इसलिए कह दिया कि ये कभी होता है ना कि लगता है बुरा हुआ,
लेकिन हम चाह रहे थे कि हो जाए, क्योंकि अब हम अपनी बातें खुल के कहने लगेंगे। हम इतनी कठोर शब्दों में कह दिए कि कनाडा की सरकार भारत विरोधियों को कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कूटनीतिक में बहुत गहरा होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप जस्टिन ट्रूडो का वहाँ पे बोल तो दिए, लेकिन बाद में जब उनका चेहरा देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, और भारत है, आज का भारत है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, और भारत तो ये चाह ही रहा था। कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे झगड़ा कर ले, कि वो हमको एक हाथ मारेगा तो हम उसको 10 हाथ मारेंगे, लेकिन हम शुरुआत नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चलिए इस पे जो भी डिस्कस होगा, डेवलपमेंट होगा, बताएंगे। और हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद।